नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो बेसिकली डिफ्रोस्ट टाइमर यूज होता है, इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप इसे टेस्ट करेंगे। और मोस्टली जैसे एलजी सैमसंग में कुछ इसी शेप और साइज की आपको डिफ्रोस्ट टाइमर देखने को मिलती है, पर अगर कंपनी बदल दी जाए तो उसका कुछ शेप साइज अलग भी होता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास अगर एलजी का रेफ्रिजरेटर है और आपके मार्केट में एलजी की नहीं सैमसंग की मिल रही है डिफ्रोस्ट टाइमर, या किसी और कंपनी की मिल रही है डिफ्रोस्ट टाइमर, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी अगर कनेक्शन अगर आपको चेंज करने ऐसी जरूरत है तो आप किसे चेंज करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये है हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर। ये बेसिकली एलजी के रेफ्रिजरेटर के अंदर लगी हुई है। ठीक है, जैसा कि अगर आप इसके अंदर इसकी डायग्राम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिर से इसमें खास चीज़ जो इसमें देखने वाली बात है वो यहाँ पे है, साइकिल टाइम 9H37M, यानी कि 9 घंटे 37 मिनट इसकी एक टाइम यहाँ पे दिख रही है। और दूसरा है डिफ्रोस्ट टाइम 14 मिनट 1 सेकेंड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मोस्टली ये चीज़ होती है, एक किसी भी डिफ्रोस्ट टाइमर का एक जो टाइमिंग साइकिल होता है वो होता है, एक तो आपकी हो गई साइकिल इसकी 9 घंटे 37 मिनट की, और दूसरी हो गई 14 मिनट 1 सेकेंड। ठीक है, अब इस डिफ्रोस्ट टाइमर को बड़े ही आसानी से अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर है एक टू वे स्विच और लगा है एक हमारा मोटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर एक मोटर लगा है और यहाँ पे एक टू वे स्विच है। यहाँ पे लगा है एक नॉब जो कि बेसिकली इस टाइमर को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए है। नॉर्मली जब आप इसके अंदर सप्लाई डालते हैं तो ये टाइमर बिल्कुल अपने रफ्तार में चलती है। और जैसा कि देख सकते हैं 9 घंटे 37 मिनट और 14 मिनट 1 सेकंड, तो इस टाइम से ये चलती है जब इसके अंदर सप्लाई आप डालते हैं तो। और अगर आप कहीं पे साइड पे गए अचानक से रेफ्रिजरेटर को देखने, तो वहां पे क्या है कि रेफ्रिजरेटर अगर डिफ्रोस्ट मोड में चली गई है या फिर आपको डिफ्रोस्ट मोड ऑन करके चेक करना है, तो इस टाइमर को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आप इसे घुमा सकते हैं। यानी कि जो 9 घंटे का टाइमर है आप उसे बिल्कुल झटके में ही घुमाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस नॉब को देने का पर्पस ही यही है कि आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके चेक कर सके इस टाइमर को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे बनाया है एक टू वे स्विच। जैसा कि आप सबको पता है कि टू वे में एक होती है कॉमन की पोल। स्विच के अंदर इस कॉमन वाले पोल का फंक्शन ये होता है कि कभी ये इसके साथ जुड़ती है और कभी ये इसके साथ जुड़ती है। जैसे कि आप अपने टू वे स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो एक कंडीशन में इसकी कंटिन्यूटी आपको इसके साथ मिलेगी और दूसरे इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ मिलेगी। कि जो टू वे स्विच होती है उसके अंदर मोस्टली 3 पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पोल बनाया है, ये कॉमन। आप इसे एनसी समझ लीजिए, आप इसे एनओ मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस टाइमर के अंदर ये तो 3 पोल हो गई और एक पोल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बेसिकली मोटर के लिए। इसके अंदर एक मोटर भी लगी हुई है, एक मोटर लग गई और एक स्विच। इसके अंदर ये दो चीज ही इस कंप्लीट टाइमर के अंदर, सिर्फ ये दो चीज है। अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी रेफ्रिजरेटर के डिफ्रोस्ट टाइमर की जगह आप किसी भी टाइमर को इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो कोई भी अगर मोटर होगी तो मोटर का 2 पोल तो जरूर से होगा। मोटर में 2 पोल तो होगा ही होगा, एक न्यूट्रल और एक लाइन के लिए। एसी मोटर होती है। ठीक है, तो दो दो पोल ये हो गई और 3 पोल ये हो गई। लेकिन यहाँ पे इस डिफ्रोस्ट टाइमर की अगर आप फिजिकल कंडीशन देखें तो यहाँ पे सिर्फ 4 पोल है, 1 2 3 और एक 4 पोल। और यहाँ पे कितनी पोल देख रही है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। ऐसा क्यों? तो आपकी जो ये टाइमर है, इस टाइमर की मोटर की एक वायर और आपकी जो टू वे स्विच है इसकी एक वायर आपस में इसके अंदर जुड़ी रहती है। यानी मोटर का एक वायर आपकी इस टू वे स्विच की कॉमन पोल के साथ अंदर में
जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इससे बाहर कितनी हमारी वायर बाहर आ रही है, 1 2 3 और 4, जैसा कि आपने देख लिया। ठीक है, तो मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी मोटर है, इस मोटर को हम घुमा कर देखते हैं और इसके बाद इसकी जो जितनी भी पिन है इसकी कंप्लीट फंक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस डिफ्रोस्ट टाइमर को जो हम लाइन डालकर टेस्ट करेंगे, इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से हमारे मोटर का कौन कौन सा पोल है और हमारे इस टू वे स्विच का कौन कौन सा पोल है। तो चलिए, हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सबसे पहले हमने डाल दिया है और हम सबसे पहले इस तीनों पोल में आपस में इसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस किनारे वाले पोल पे लगाया है एक प्रॉब और एक प्रॉब मिडिल वाले में। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। मिडिल वाले में एक प्रॉब लगाएंगे और एक साइड वाले में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बीप आ रही है, यानी कि इस दोनों पोल के बीच यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एक नॉब लगा है, आप इसे मैनुअली बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे। ठीक है, तो हमने इसे कुछ दूर तक घुमा दिया, बावजूद इसकी कंटिन्यूटी जो है इसके साथ ही हमें देखने को मिल रही है। यानी कि ये कॉमन वाला पोल अभी तो सुनिश्चित नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक कॉमन और एक एनसी का पोल है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा और घुमाएंगे, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते आप थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे। अचानक से कट ऐसी आवाज़ आएगी तो वहाँ पे इसे छोड़ देना है। जैसा कि देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल आराम आराम से घुमा रहा हूँ। जैसा कि आपने साउंड सुना और इसके अंदर कट जैसी आवाज़ निकली, हमने इसे छोड़ दिया। अब दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इस दोनों पोल के बीच की अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें तो हमें कुछ भी नहीं मिल रही है, जहाँ पे कि पहले से आपको कंटिन्यूटी मिल रही थी। ठीक है, अब दोस्तों हम इस दोनों पोल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी ये जो मिडिल वाली पोल है इसकी कंटिन्यूटी इधर भी मिल रही है और इधर भी मिल रही है। यानी कि ये जो बीच वाला पोल है ये कन्फर्म है कि ये कॉमन का पोल है, और जिसके ऊपर हमने ज़्यादा देर तक घुमाया और कंटिन्यूटी रुकी हुई थी वो एनसी वाली पोल, जैसा कि देख सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा देर तक मैंने घुमाया, रुकी हुई थी, और इसके ऊपर एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे आई है, तो ये इसकी एनो वाली पोल हम मान लेते हैं। यानी कि ये डिफ्रोस्ट मोड, जब इसके ऊपर सप्लाई मिलेगी तो ये डिफ्रोस्ट मोड होगा, और जब इसकी सप्लाई इसके ऊपर होगी तो कंप्रेशर ऑन होगा रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम जो 9 घंटे 37 मिनट है वो टाइम है कंप्रेशर ऑन होने का, यानी कि कूलिंग साइकिल का। तो कूलिंग साइकिल के लिए इस कॉमन वाली पोल की कंटिन्यूटी इस एनसी वाले पोल के साथ यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो अभी नहीं मिल रही है चूंकि हमने इसे घुमाकर डिफ्रोस्ट मोड में किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी डिफ्रोस्ट मोड में है। अब मैं इसे थोड़ा सा ही घुमाऊंगा तो ये जो डिफ्रोस्ट मोड है ये इसकी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, मैंने इन दोनों पोल के ऊपर मल्टीमीटर लगा दिया है और जैसा कि देख सकते हैं आपको बीप मिल रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा घुमाऊंगा, जैसा कि मैंने इसे बिल्कुल थोड़ा सा घुमाया और इसकी जो कंटिन्यूटी थी एनो वाली पोल के साथ वो हमारी ख़त्म हो गई। जैसा कि देख सकते हैं इस दोनों पोल के बीच कोई भी कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यूटी हमें मिल रही है और मैं इसे घुमा भी रहा हूँ तो भी कंटिन्यूटी मिलेगी। जैसा कि देख सकते हैं कंटिन्यूटी मिल रही है। अब मैं इसे घुमाऊँ तो भी कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि ये पोल साइड वाली एनसी, बीच वाली कॉमन और ये नीचे वाली एनओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पोल इस टाइमर का बना देते हैं, 1 2 3। ये कॉमन हो गई, फिर से ये वाली पोल एनसी हो गई, ये वाली एनओ हो गई, और एक और पोल यहाँ पे साइड में है, ये मोटर की पोल है। दोस्तों हमें ये पता करना है कि इस कॉमन वाली पोल और ये इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मोटर का, क्योंकि इसे अगर आप कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, आपको इस पोल के अंदर कंटिन्यूटी नहीं भी मिल सकती है। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल ही कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है।
दोस्तों इस टाइमर के कॉमन वाले एक पोल के साथ हमें इस मोटर की कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए थी, जो कि आपको इस मल्टीमीटर से देखने को नहीं मिल रही है। तो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमें इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज से हटाकर 20 किलो ओम्स के ऊपर सेट करना होगा। तो हमने इसे 20 किलो ओम्स के ऊपर सेट किया है। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, ये मोटर वाली एक पोल की कंटिन्यूटी हमारी कॉमन वाली पोल के साथ मिलनी शुरू हो गई। जैसा कि आपको यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रहा होगा, इस बीच वाली पोल के साथ हमारी इस मोटर की कंटिन्यूटी मिल गई। तो जिस दो पोल के बीच आपको इस तरीके का रेजिस्टेंस मिल जाए वो आपकी मोटर वाली पोल है। और जैसा कि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया, इस तीनों पोल में जिस एक पोल की कंटिन्यूटी बारी बारी से इन दोनों के साथ मिले वो कॉमन वाली पोल हुई। जिसके ऊपर ज़्यादा देर तक कंटिन्यूटी रहे इसे घुमाने पर वो एनसी, और जो बची जिसके ऊपर बहुत कम टाइम के लिए आपकी सप्लाई मिलती हो कॉमन वाले के साथ, तो ये आपकी एनओ वाली पोल हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये बीच वाली पोल कॉमन है और ये यहाँ पे मोटर वाली पोल है। तो हम इसके अंदर एक वायर को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारी थिम्बल, तो हम इसे एक कॉमन वाले पोल के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी इस मोटर वाले पोल के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पावर ऑन करेंगे और विजुअल आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि ये मोटर इसके अंदर घूम रही है या फिर नहीं। तो जैसा कि मैं इससे यहाँ पे लगा रहा हूँ और जब हमने इसे यहाँ पे ऑन किया, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारी मोटर है वो घूम रही है। मैं इसे एक बार ऑफ करता हूँ, ये रुक गई, फिर से मैंने इसे ऑन किया, ये घूमने लग गई। तो ये मोटर, इसके अंदर की जो मोटर है ये घूम रही है, इट मीन्स इसका मोटर वर्क कर रहा है। अगर किसी टाइमर की मोटर बिल्कुल ही ना घूमे सप्लाई डालने पर, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो ये डिफ्रोस्ट टाइमर है ये ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहली टेस्टिंग कि आपकी मोटर अच्छे से घूमनी चाहिए। एनसी, एनओ और कॉमन, इन तीनों को जिस तरीके से हमने टेस्ट किया है इस तरीके से आपकी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इसके बाद इसकी टेस्टिंग की एक और प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों हमारा जो ये डिफ्रोस्ट टाइमर है इसकी टाइमिंग जो साइकिल है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे है 9 घंटे 37 मिनट और यहाँ पे है 14 मिनट 1 सेकेंड। तो इसकी जो गियर है, इसके अंदर गियर लगी हुई है, इस मोटर के आगे काफ़ी सारी गियर्स लगी हुई है और वही गियर का जो मैकेनिज्म है इस टू वे स्विच को ऑफ या फिर ऑन करने का काम करता है। दोस्तों आपकी जो ये डिफ्रोस्ट टाइमर है ये कंपनी के हिसाब से इसकी टाइमिंग साइकिल कुछ और भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप अगर इसको मैनुअली, अभी तो मैंने इसे डायरेक्टली घुमा कर टेस्ट कर लिया, लेकिन मे भी हो सकती है कि इसके अंदर की जो गियर है वो ख़राब हो और ये टाइमर जैसे कि 5 घंटे चलने के बाद ये फंस जाती हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो इसे अगर आप प्रॉपर टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 2 हाफ वाट की बल्ब ले लें। आप 2 हाफ वाट की बल्ब ले लें, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 बल्ब आप ले लीजिए। ठीक है, इस दोनों बल्ब के एक एक तार को आपस में जोड़कर यहाँ पर आप न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर से एक वायर इसकी एनओ के साथ और दूसरी एनसी के साथ कनेक्ट कर दें और यहाँ पर डाल दें एक लाइन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप ऑन करेंगे तो क्या होगा ना कि ये लगातार से टाइमर चलेगी और एनसी वाली एक बल्ब आपकी लगातार से ग्लो करती रहेगी। ठीक है, आप मर्जी चाहें तो एनओ वाले पोल पे, एनसी वाले पे एक आप एलईडी लगाकर छोड़ दें, एलईडी हाफ वाट की जो बल्ब आती है वो लगाकर छोड़ दें। और एसी आपकी होती है बर्जर, जो आपकी स्टेबलाइजर के अंदर यूज होती है ऑटो कट के लिए, आप एसी बर्जर का कनेक्शन, एक एलईडी ले लें और एक बर्जर ले लें। जैसे ही ये एनओ के ऊपर सप्लाई जाएगी, जैसे ही आपकी ये टाइमर इंटरचेंज करेगी आपस में, तो आपकी जब ये एनओ के ऊपर आएगी सप्लाई तो यहाँ पे बर्जर ऑन हो जाएगी। तो आप अपने वर्कशॉप के अंदर अगर काम कर रहे हैं और इसे अपने काम पे आपने लाइन में लगाकर छोड़ दिया तो इसकी टाइमिंग चलती रहेगी और जैसे ही एनओ के ऊपर आएगी आपको पता चल जाएगा। तो कंप्लीट इसकी जो एक साइकिल है उसे आप चलाकर जब टेस्ट कर लेंगे तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपकी ये जो डिफ्रोस्ट टाइमर है ये अच्छे से फंक्शन कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे 2 बल्ब अगर आप लेते हैं तो क्या है ना कि 14 मिनट की डिफ्रोस्ट साइकिल होती है,
उतने टाइम में अगर आपकी नज़र ना भी पड़ी बल्ब पे तो फिर दोबारा से ये लाइट चालू हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे बेल लगा देते हैं यानी कि एक बर्जर लगा देते हैं तो क्या होगा ना कि आपकी अटेंशन मिलेगी। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर बर्जर बजने लगी तो आपको पता चल गया कि हमारी टाइमर जो है वो एनो वाली मोड में आ चुकी है यानी कि डिफ्रोस्ट मोड में आ चुकी है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एनसी वाली पोल है ये कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड होती है और एनओ वाली जो होती है वो डिफ्रोस्ट साइकिल के लिए यानी कि इसके अंदर हीटर की सप्लाई देने के लिए इस एनओ का इस्तेमाल होता है। अब बची बात कि किसी भी कंपनी का आपका अगर टाइमर है और किसी दूसरे कंपनी में अगर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एनओ कौन सा है, एनसी कौन सा है, कॉमन कौन सा है और मोटर कौन सा है। तो आपकी ये आइडेंटिफाई हो गई कि इसके अंदर हमारी ये कॉमन है। अगर मैं कोई दूसरा टाइमर ले रहा हूँ जिसकी कॉमन वाली पोल इधर है या फिर इधर है, किधर भी है, तो उस हिसाब से हम अपने वायरिंग को चेंज करके इस टाइमर को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की एनसी वाली पोल इधर है, एनओ वाली इधर है, तो जो जैक इसके अंदर हम यूज़ करते हैं उस जैक में जो वायर यूज़ होगी उसे कट करके इस वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे और इस वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से आप इसकी वायरिंग को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसकी वायरिंग सही से नहीं कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बार इसकी डेमो भी आपको डायरेक्टली करके दिखा दूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस डिफ्रोस्ट टाइमर को काफ़ी अच्छे ढंग से चेक कर सकते हैं और अल्टरनेट कंपनी की टाइमर्स आप किसी अलग अलग रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।